हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बाय 2023 जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका ये बैच और इस बैच में हम लोग टॉप 2500 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। 100 वीडियोस में डिस्कस करेंगे और 100 वीडियोस का वीडियो नंबर 22 है। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, किस पर्टिकुलर ईयर में लॉर्ड कर्जन वायसराय ऑफ इंडिया इनके द्वारा अनाउंस किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल? भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस पर्टिकुलर ईयर में इनके द्वारा किया गया था? 1911 में, 1907 में, 1905 में या फिर 1906 में? तो याद रखिए ये बेसिकली वायसराय लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया था बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 में। लेकिन आपका इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को ये बेसिकली आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिए, लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। 1899 से लेकर के 1905 तक इनका ड्यूरेशन रहा है एज ए वायसराय ऑफ इंडिया। और इनके द्वारा बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन 1902 में, और ये इसकी अध्यक्षता में तो सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में किसको रिव्यू करने के लिए? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के रिव्यू करने के लिए इनके द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था पुलिस कमीशन 1902 में। अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902 में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिहाज से, काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। और ये पास किया गया था बेसिकली आपका इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी देखने को मिला था इन्हीं के ड्यूरेशन में। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में, याद रखिएगा इनसे ही रिलेटेड है। और ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में देखने को मिला था। जो बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जो भी आपके एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की बात की गई थी। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने को मिला था 1905 में। कर्जन किस्नार आपके कंट्रोवर्सी देखने को मिला था। और ये यंग हस्बैंड्स मिशन टू तिब्बत 1904 में देखने को मिला था। तो इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम से पूछा जा सकते हैं आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा इन सारे ही पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था जमींदारी सेटलमेंट एज अ मेजर ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन? भूमि राजस्व प्रशासन के उपाय के रूप में जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा? जमींदारी सेटलमेंट जो है बेसिकली आपका ये शुरुआत किया गया था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेसिकली ये आपका लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। लेकिन ये इसको रद्द किसके द्वारा किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बेसिकली सहायक संधि या फिर सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये नेक्स्ट याद रखिएगा पॉइंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर के 1793 तक इनका ड्यूरेशन रहा है। थर्ड मैसूर वॉर देखने को मिला था 1790 से 92 के बीच में। और ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के द्वारा बेसिकली आपका ये थर्ड मैसूर वॉर आपका ये फिनिश हुआ था। और ये श्रीरंगपट्टनम ये आपसे एग्जाम से पूछा जाता है कब हुआ था ये आपका ट्रीटी? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में देखने को मिला था। कॉर्नवालिस कोड 1793 में। और ये बेसिकली जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था सेवरल जुडिशियल रिफॉर्म्स, और उसके साथ साथ जो आपका सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और बोल सकते हैं कि सिविल जुरिस्डिक्शन ये देखने को मिला था इन्हीं के ड्यूरेशन में। और ये परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल देखने को मिला था 1793 में। यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इन्हीं के काल में बोल सकते हैं कि ये देखने को मिला था। आप इनको यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। गुरु ससदर आचार्य को बेसिकली जो किस योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग या फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स, क्लासिकल डांस या फिर फोक डांस? तो याद रखिए ये आपका जो है पद्मश्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका हाईएस्ट सिविलियन आपका ऑनर क्या होता है, तो फर्स्ट आप बताएंगे कि आपका हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर जो होता है आपका भारत रत्न होता है। देन आपका जो होता है पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, और उसके बाद से आप बोल सकते हैं कि पद्मश्री। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका ये थर्ड नंबर का बोल सकते हैं कि जो हाईएस्ट आपका ये सिविलियन ऑनर होता है। तो इनको बेसिकली किसके लिए जो है वो सम्मानित किया गया था 2020 में बोल सकते हैं कि जो है पद्मश्री से? तो फोक डांस ये बेसिकली इनका संबंध जो है वो सौ डांस से है। और ये आपके 3 टाइप्स के सौ देखने को मिलते हैं। तो याद रखिए आपको याद रखना है कि फर्स्ट आपका पुरुलिया सौ जो आपको देखने को मिलेगा पुरुलिया सौ वेस्ट बंगाल में।
और ये सेकंड आपका होता है सरायकेला छाव, जो सरायकेला छाव बेसिकली झारखंड स्टेट में देखने को मिलता है और इनका संबंध इसी से है, सरायकेला छाव से है। और थर्ड एक आपका जो है ये छाव देखने को मिलता है मयूरभंज छाव, तो मयूरभंज छाव देखने को मिलेगा आपको जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेसिकली आपका ये फोक डांस से इनका संबंध था, बोल सकते हैं कि आपका जो है ये सरायकेला छाव से। क्लियर, और यहाँ पे इनको इमेज में देख सकते हैं 2020 में इनको जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बेसिकली भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के बेसिकली जो है ये कौन होते हैं, बोल सकते हैं कि आपको बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। रिपब्लिक डे में बेसिकली जो है वो जब परेड होता है तो मार्च आप उस जो आप मार्च जो होता है ना उसमें के दौरान जो है सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी जो है वो कौन लेता है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कमांडर इन चीफ देखते ही आपको आंसर करना है, कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस आपके कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन फोर्थ आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ आर्टिकल्स, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने आर्टिकल्स शामिल थे, 395, 365, 385 या फिर 375। तो कितने आपके ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, 395 थे, ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आपके ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है। ओरिजिनली आपके 22 पार्ट्स, आज के बारे में बात करें तो पार्ट्स कितने आपके 25 हैं और ये आर्टिकल्स कितने आपको देखने को मिलेंगे, नाउअडेज 470 आर्टिकल्स। उसके साथ साथ 8 शेड्यूल्स पहले था, लेकिन आज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स देखने को मिलेगा। क्लियर, और उसके साथ साथ जो है आपको याद रखना है कि 1,45,000 वर्ड्स इसमें देखने को मिलेगा। सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हैं कि अलबामा, वर्ल्ड लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं। उसके साथ साथ बेसिकली इसमें जो है अमेंडमेंट देखने को मिला है 105 टाइम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेटेस्ट अमेंडमेंट देखने को मिला था जो है वो 15 अगस्त 2021 में। क्लियर, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ये आपका लास्ट वाला, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अमर नायक बेसिकली आपका ये जो है विजयनगर साम्राज्य में ये क्या थे आपके, फाइनेंस ऑफिसर्स, मिलिट्री कमांडर्स या फिर फोर्स लेवर्स या फिर ऑर्डिनरी एप्रेजेंट्स। तो क्या थे आपके ये अमर नायक आपके थे मिलिट्री कमांडर्स, तो ऑप्शन सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर एम्पायर ये किसके द्वारा ये फाउंड किया गया था, तो हरिहर एंड बुक्का नाम के दो भाई थे जिनके द्वारा जो है बेसिकली ये विजयनगर एम्पायर को जो है वो स्थापना या फिर बोल सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। क्लियर, और ये बेसिकली आपका ये अमर नायक सिस्टम बोल सकते हैं कि आपका ये जो है किसके इक्वल था, तो बोल सकते हैं कि सेम इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिला था एकता सिस्टम। एकता सिस्टम बेसिकली दिल्ली सल्तनत में आपको देखने को मिलेगा। एकता सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश, ई फॉर इल्तुतमिश एंड ई फॉर एकता। तो एकता सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये बोल सकते हैं कि इल्तुतमिश का संबंध जो है किस डायनेस्टी से है, तो स्लेव डायनेस्टी या फिर बोल सकते हैं कि गुलाम वंश से। दिल्ली सल्तनत में आपके डायनेस्टी देखने को मिला था। सबसे पहला डायनेस्टी आपका जो है वो कौन था, स्लेव डायनेस्टी। क्लियर, उसके बाद से जो है वो खिलजी डायनेस्टी देखने को मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट आप फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ग्रेनाइट से रिलेटेड आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका ये सही नहीं है। तो ग्रेनाइट जो आपका ये बेसिकली आपका ये बना होता है मेनली आपका क्वार्ट्स एंड फेल्डस्पार, उसके साथ साथ उसमें माइनर अमाउंट ऑफ माइका भी देखने को मिलता है। ग्रेनाइट आपका मोस्ट अबंडेंट रॉक आप बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का है और ये आपका इग्नियस रॉक होता है। ये ग्रेनाइट जो होता है इग्नियस रॉक होता है और ये बेसिकली आपका ये इसका फॉर्मेशन कब देखने को मिलता है, जब आपका हॉट मोल्टेन रॉक, जब आपका ये क्रिस्टल्स किसमें कन्वर्ट होता है, जब इसमें सॉलिडिफिकेशन देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट 1 2 3 आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये फोर्थ स्टेटमेंट है, ये आपका मोस्ट कॉमन सेडिमेंट्री रॉक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में मेंशन है ये इग्नियस रॉक है, ये आपका ग्रेनाइट जो इग्नियस रॉक है, और यहाँ पे देखिए मोस्ट कॉमन सेडिमेंट्री रॉक है। तो इसी दोनों ही क्वेश्चन में से आपका कोई ना कोई इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आपके ये जो रॉक जो होते हैं तो दो तो होंगे नहीं, इग्नियस भी हो सकता है या फिर सेडिमेंट्री हो सकता है, दोनों तो एक साथ नहीं होंगे ना, या तो इग्नियस होगा या तो सेडिमेंट्री होगा। तो इसी दोनों में से कोई ना कोई आपका एक स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है।
इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस के ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट वैसे ही करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और आप कहाँ पे फंस गए, आप फंस गए थर्ड एंड फोर्थ में। याद रखिए बेसिकली आपका IGB, मैं आपसे डिस्कस भी किया हूं कि इग्नियस ये आपका रॉक होता है, ग्रेनाइट बसाल्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। IGB से आप एक ट्रिक के मार्फत आप याद रखिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को, IGB, क्लियर। ग्रेनाइट बसाल्ट ये आपका इग्नियस रॉक होता है, क्लियर। और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा, गलत कौन है आपका, ऑप्शन 4 गलत है, क्योंकि ये आपका इग्नियस रॉक होता है, ना कि आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्लियर। तो पूछा वही है जो गलत है, और गलत आपका स्टेटमेंट 4 है, इसलिए इसका आंसर आपका ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ रॉक के बारे में, इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, उसके बाद से जो है बेसाल्ट के बारे में याद रखिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, और ये सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन के बारे में याद रखिए। और ये जो है कोल भी आपका सेडिमेंट्री रॉक ही होता है, परतदार चट्टान बोल सकते हैं। और ये सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन, और ये सेडिमेंट्री रॉक बोल सकते हैं आपके सेल। और ये कुछ आपके मेटामॉर्फिक रॉक हैं जो बेसिकली इग्नियस रॉक और उसके साथ साथ जो है सेडिमेंट्री रॉक से ही हमें देखने को मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे कि आपका नीश हो गया, एम्फीबोलाइट हो गया, मार्बल, और उसके साथ साथ डायमंड याद रखिएगा, क्वार्ट्ज एंड स्लेट, क्लियर। तो आपके कुछ एग्जांपल है आपके मेटामॉर्फिक रॉक के, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए सेडिमेंट्री रॉक्स रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। सेडिमेंट्री जो आपका ये वर्ड जो है वो आपका डिराइव किससे हुआ, किस लैटिन वर्ड से हुआ, तो सेडिमेंटम, जिसका मीनिंग क्या होता है, सेटलिंग। तो ये जो आपके रॉक्स होते हैं, चाहे आप इग्नियस को हो या फिर सेडिमेंट्री, आपके मेटामॉर्फिक, 3 टाइप्स के तो रॉक होते हैं। ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि आपके टाइप्स ऑफ रॉक्स पे बेस पे, मान लीजिए कि आपका 4 ऑप्शन क्रिएट कर लिया जाएगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन को डाल दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा आपका ये टाइप ऑफ रॉक नहीं है, क्लियर। तो जो बेसिकली आपके ये तीनों ही रॉक देखने को मिलते हैं अर्थ के सर्फेस पे, जो बेसिकली इसको एक्सपोज किया जाता है कुछ एजेंट्स के द्वारा, बेसिकली इनको जो है वेरियस साइजेस में, इनको मान लीजिए कि आपका ये कोई रॉक है, क्लियर। तो इसको क्या किया जाता है कि वेरियस एजेंसीज के द्वारा इसको जो है वो बोल सकते हैं कि इसको जो है वो वाटर के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं कि जो है कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको जो है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में इनको ब्रेक डाउन किया जाता है। इस फ्रेगमेंट्स को क्या किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है डिफरेंट एक्सोजीनस एजेंसीज के द्वारा, और इसको डिपॉजिट किया जाता है, क्योंकि ये आपके परतदार चट्टान होते हैं। ये सेडिमेंट्रीज होते हैं आपके लेयर्स में होते हैं, परतदार होते हैं, क्लियर। और ये जो डिपॉजिट्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली आपका इसमें जो है वो कंपैक्शन देखने को मिलता है, और ये इस प्रोसेस को बेसिकली हम लिथिफिकेशन कहते हैं। और ये लिथिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्लियर। तो ये आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी ये पूछा भी जा चुका है कि लिथिफिकेशन जो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है किस पर्टिकुलर रॉक का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है लिथिफिकेशन। और बहुत सारे रॉक्स में आपको ये देखने को मिलेगा जो इस पर्टिकुलर सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स, और ये जो भी आपके डिपॉजिट्स जो आपके रिटेन करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है आफ्टर लिथिफिकेशन, एक विशेष प्रकार का जो है कैरेक्टर्स डेवलप हो जाता है आफ्टर लिथिफिकेशन। इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो है नंबर ऑफ लेयर्स जो आपके उसका जो वैरी करता है, जो मान लीजिए कि बहुत सारे लेयर्स देखने को मिलेगा, तो इसका जो है वो वैरी भी करता है इसका थिकनेस, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे सेडिमेंट्री रॉक में आपका लेयर जो होगा वो उसका नंबर ऑफ लेयर आपका सेम होगा, नहीं, ये आपका वैरी करता है। इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स का जो थिकनेस भी आपका ये वैरी करता है, जैसे कि आपका सैंडस्टोन एंड सेल आपका दोनों के दोनों आपके लिए सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि जो इसको कैटेगराइज किया गया है किसके बेस पे, तो मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स को क्लासिफाई किया गया 3 मेजर्स ग्रुप में, मैकेनिकली फॉर्म्ड जैसे कि सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, सेल एंड लोएस, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड जो आप याद रख सकते हैं जिसराइट, और ये आपका जो है सॉक, लाइमस्टोन, और ये कोल, ये कुछ एग्जांपल्स है आपके ऑर्गेनिकली फॉर्म। जो आप ऑर्गेनिकली जो आप बोल सकते हैं कि कोल से समझ लीजिए कि इसके लिए क्या चाहिए, जो है प्लांट एंड उसके साथ साथ फॉसिल चाहिए, तभी तो आपके ये कोल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये आपका कोल क्या होता है, कोल एंड पेट्रोलियम आपके फॉसिल फ्यूल होते हैं। तो ऑर्गेनिकली आपका ये फॉर्म होता है आपका ये जिसराइट, सॉक और ये लाइमस्टोन। उसके साथ साथ केमिकली फॉर्म के बारे में याद रखिएगा, सर्ट, लाइमस्टोन, हैलाइट और ये आपके पोटास। लेकिन यहाँ पे दोनों ही कॉमन है, जो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड लाइमस्टोन और उसके साथ साथ ये आपका जो है केमिकली फॉर्म्ड लाइमस्टोन, दोनों ही टाइप का ये देखने को मिलता है। ये बेसिकली आपका ये सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन, क्लियर। तो ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी का डाटा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से
लर्न करने का प्रयास कीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आयरन माइंस जो झारखंड में देखने को मिलता है, जो बेसिकली आपका ये प्राचीन भारत में आपको बताना है किस साम्राज्य के उदय के लिए आपका ये जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो कुरु, काशी या फिर मगध या फिर कुषाण। तो ये बेसिकली आपकी 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। बेसिकली स्रोत है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो आपका ये अंगुत्तर निकाय जो है आपका ये बौद्ध ग्रंथ है, क्लियर। और ये भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र और ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद देखने को मिले हैं, क्लियर। इसके बारे में मेंशन है। तो ये अंगुत्तर निकाय जो है ये आपका ये बौद्ध ग्रंथ है, और ये भगवती सूत्र जो है ये आपका ये जैन ग्रंथ है, क्लियर। इन दोनों ही बेसिकली ग्रंथ में जो है ये मेंशन है 16 महाजनपद के बारे में। उनमें से कुरु भी एक है, उसके बाद से काशी है, मगध भी है, क्लियर। तो ये बेसिकली ये जो देखने को मिला था झारखंड में लोहे की जो खान जो प्राचीन भारत में, इसके लिए आपका ये कौन सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल था, आपका ये जो है कौन सा महाजनपद, तो ये मगध। ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे महाजनपद को देख सकते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसके कैपिटल से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि ये बेसिकली आपका ये मगध, तो मगध का कैपिटल कहाँ हुआ करता, तो स्टार्टिंग जो आपका ये मगध, तो मगध में जो स्टार्टिंग का कैपिटल था बेसिकली जो है आपका ये राजगृह है, राजगृह। उसके बाद से पाटलिपुत्र को जो है ये ट्रांसफर भी किया गया था। तो यहाँ पे आपके 16 ही महाजनपदों के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप इनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट। ये आपका अस्मक, ये अस्मक जो है आपका ये आपका एक ओनली केवल एक आपका ये साउथ इंडिया का जो है महाजनपद था, क्लियर, अस्मक। तो ये आप देखिएगा 16 महाजनपद है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो है जल क्रांति अभियान। ये बेसिकली आपका ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जो है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के दौरान। तो ये बेसिकली किन के द्वारा जो है, किस सरकार के द्वारा जो है आपका जल क्रांति अभियान को लॉन्च किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो ये आपका जल क्रांति अभियान ये बेसिकली आपका लॉन्च किया गया था जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था जल क्रांति अभियान इन जून 2015। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस पर्टिकुलर जल क्रांति अभियान का, तो याद रखिए स्ट्रेंथन करना ग्रॉस रूट इन्वॉल्वमेंट ऑफ जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स बोल सकते हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गए, लोकल बॉडीज हो गए, जो आपके वाटर सिक्योरिटी को लेकर के इन सबका जो है बोल सकते हैं कि जो है इन्वॉल्वमेंट, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट आपकी स्कीम्स जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, और ये इनकरेज करना एडॉप्टेशन और उसके साथ साथ यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन वाटर रिसोर्सेज, कि कैसे आप उसको इनको इनकरेज भी करना है कि कैसे आप क्या कर सकते हो कि जो आपके ट्रेडिशनल नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि वाटर रिसोर्सेज के, और इनको कैसे आपको कंजर्व करना है और कैसे इनको मैनेजमेंट करना है। यूटिलाइज करना सेक्टर लेवल एक्सपर्टिशन और फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स, गवर्नमेंट बोल सकते हैं, एनजीओस एंड सिटीजन्स, ये सब बोल सकते हैं कि जो है इसके ऑब्जेक्टिव से इनहांस करना लाइवलीहुड सिक्योरिटी थ्रू वाटर सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। तो ये आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं जल क्रांति अभियान के, क्लियर। कोई भी कंट्री बेसिकली इंप्रूव कर सकती है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिवैल्यूएशन के द्वारा जब उसका सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स कितना होना चाहिए। देश अवमूल्यन द्वारा अपने भुगतान संतुलन में सुधार कर सकता है जब निर्यात और आयात की मांग की लॉस का योग क्या है, ग्रेटर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, जीरो या फिर लेस देन यूनिटी। तो ये बेसिकली आपका स्पेशल कंडीशन होता है ग्रेटर देन यूनिटी। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट होगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो आपका कंट्री इंप्रूव कर सकती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोल सकते हैं कि जो आपका डिवैल्यूएशन के द्वारा जब आपका सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आपका कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन यूनिटी होना चाहिए, क्लियर। जो आपका मार्शल लर्नर कंडीशन ये आपका सिचुएशन है जब आपका एक्सचेंज रेट जो आपका डिवैल्यूएट या फिर डिप्रिशिएशन बोल सकते हैं, डिवैल्यूएशन या फिर डिप्रिशिएशन जो है आपका जो भी मुद्रा है उसकी वैल्यू को बिल्कुल ही वो कम कर देना, डिवैल्यूएट कर देना, क्लियर। ओनली कॉज है बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं कि जब आपका एब्सोल्यूट सम ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिमांड्स इलास्टिसिटी आपका कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 बेसिकली आपका ये हेल्ड किया गया था जो है 2022 किस पर्टिकुलर जगह पे, बर्मिंघम, न्यू दिल्ली, बीजिंग या फिर टोक्यो। तो थोड़ा सा गेस कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, बर्मिंघम होगा। क्लियर, 2022 में बेसिकली आपका ये कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था बर्मिंघम में। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लेटेस्ट डाटा जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। 2022 वाला तो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में देखने को मिला था। 2026 में अनाउंसमेंट बेसिकली आपका ये अभी नहीं हुआ है। क्लियर, अभी नहीं हुआ है, तो इसके लिए बेसिकली आपको ये पैशंस रखना है, जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। कभी भी करंट अफेयर्स के पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा तो उसमें बता दूंगा आपको। क्लियर, और ये बेसिकली 2010 जो देखने को मिला था जो है वो दिल्ली में। क्लियर, कॉमनवेल्थ गेम। और ये 2014 का जो है ग्लासगो में, और ये 18 वाला भी याद रखिएगा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला था। क्लियर, और ये आपका 14 जो हुआ था ना ग्लासगो स्कॉटलैंड का सिटी है। क्लियर, तो ये आपसे कभी कभी सिटी भी पूछ लिया जाता है और उसके साथ साथ कंट्री भी पूछ लिया जाता है। तो सिटी एंड कंट्री ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए, जो आपका कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड आपका ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपका 4 साल के बाद से पर्टिकुलर आपका इवेंट देखने को मिलता है। और ये फर्स्ट इवेंट देखने को मिला था 1930 में, जो आपका बेसिकली तब से आपका ये रेगुलर था, लेकिन ये आपका कैंसिल हुआ था 1942 में और ये 1946 में। ये बेसिकली ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिसकी वजह से आपका ये कॉमनवेल्थ इवेंट नहीं हुआ था। और ये बेसिकली आपका इवेंट जो होता है ना, इसे बेसिकली हम ब्रिटिश एम्पायर गेम कहते थे 1930 से लेकर के 1950 तक। उसके बाद से ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स बेसिकली आपका ये इसका नाम हो गया 1954 से लेकर के 1966 तक। और ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉम बोल सकते हैं कि कब से कब तक, 1970 से लेकर के 1974 तक। 2018 का गेम आपका ये विकम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट इवेंट फीचर्स इसमें देखने को मिला था। इक्वल नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स मेडल्स इवेंट इसमें देखने को मिला 2018, जो आपका कहां पे हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो बेसिकली आपका डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से आपका ये बोरो किया गया है। ये तो मैं कई बार आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। डीपीएसपी पार्ट 4, डीपीएसपी पार्ट 4 आयरलैंड और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा आपका, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया है। ऑस्ट्रेलियन, और ये आपके जो है यहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से पूछा भी जाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट किस पर्टिकुलर कंट्री से अडॉप्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो याद रखिएगा ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, डीपीएसपी तो लिया गया, साथ के साथ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। आप बताइए कितने मेंबर्स के द्वारा जो है वो कितने मेंबर्स को ये आपके प्रेसिडेंट आपके नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, ये आपको बताना है। उसके साथ साथ ये जो आपका ये लिया गया ना ये पॉइंट, ये आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एसएससी के एग्जाम्स में। मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो मेथड जो है ये बेसिकली ये सिंगल ट्रांसफरेबल देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर मेथड को अडॉप्ट किया गया है जो है इस पर्टिकुलर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से हमें देखने को मिला है जो है क्या क्या चीजें अडॉप्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, उसके साथ साथ नेशनल लेजिस्लेटिव पावर्स टू इम्प्लीमेंट ट्रीटीज इवन ऑन मैटर आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिस्डिक्शन। समझ में आया, समझ में आ जाएगा, एक बार दो बार रीड करेंगे तो बिल्कुल समझ में आने वाला है। जो भी आपके नेशनल लेजिस्लेटिव पावर्स जो होते हैं ना, इसको इम्प्लीमेंट जो बेसिकली आपका ये इम्प्लीमेंट करने का जो पावर जो है ट्रीटीज को बेसिकली ये जो पॉइंट जो लिया गया है ना, ये बेसिकली आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। साथ के साथ कॉन्करेंट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है। और ये प्रोविजंस ऑफ ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल बताएंगे क्या, ज्वाइंट सेशन का आर्टिकल 108 में आपको देखने को मिलेगा ज्वाइंट सिटिंग। क्लियर, तो ये बेसिकली ये जो प्रोविजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये प्रीएम्बल टर्मिनोलॉजी, ये भी आप बोल सकते हैं कि कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ये बेसिकली आपको बताना है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया जो है 24.67%, 23.3%
21.67% या फिर 21.67% या फिर 20.87%। अगर आप लास्ट के डिजिट याद कर रहे हैं तो आप तो कंफ्यूज हैं। अगर आपको लास्ट का डिजिट पता है तो ये तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बेसिकली आपका ये होगा 21.67%। ये बेसिकली देखने को मिला था जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट, आपका ये जो रिपोर्ट आया था 2019 में, तो टोटल फॉरेस्ट कवर आपका ये देखने को मिला था 21.67%। एग्जैक्ट डाटा याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल लास्ट के डिजिट या फिर शुरू के डिजिट, कभी कभी तो शुरू के डिजिट में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी लास्ट डिजिट में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कितने क्लोज ऑप्शन है। तो 21.67 ये देखने को मिला था टोटल फॉरेस्ट, एंड उसके साथ साथ ये ट्री कवर दोनों को अगर हम मिला के अगर आपसे पूछा जाए तो देखने को मिला था 24.56%। ये जो बेसिकली आपका ये टोटल केवल फॉरेस्ट कवर ये आपको देखने को मिला था 71249 स्क्वायर किलोमीटर, और जो आपका परसेंटेज बोल सकते हैं कि 21.67%। और उसके साथ साथ ये ट्री कवर के केवल बारे में पूछ लिया जाए तो ट्री कवर कितना देखने को मिला था 2.89%। ट्री कवर कितना देखने को मिला था 2.89%। काफी इंपॉर्टेंट ये भी डाटा है, क्लियर। और ये टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है तो 24.56%, क्लियर। ऐसा तो नहीं कि आपके ऑप्शन में कोई था, नहीं आपके ऑप्शन में नहीं था, 24 पॉइंट करके एक ऑप्शन में था। तो यहाँ पे केवल आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल फॉरेस्ट कवर, टोटल फॉरेस्ट कवर, तो टोटल फॉरेस्ट कवर बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा जो है वो आपका 21.67%, क्लियर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बेसिकली आपको बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किनके द्वारा जो है ये बेसिकली आपका जो है महाराणा ऑफ मेवाड़, ये बेसिकली वो महाराणा ऑफ मेवाड़ भी थे, और इनके द्वारा बेसिकली आपका ये एक बुक को कंपोज किया गया है म्यूजिक पे, जिसको हम कहते हैं संगीत राज। संगीत राज, ये संगीत राज नामक जो संगीत है एक पुस्तक की रचना की गई थी किस मेवाड़ के महाराणा के द्वारा, क्लियर। तो बताइए, आपको पता है तो महाराणा सांगा यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं, महाराणा कुंभा, रचित ग्रंथ संगीत राज। तो इसका आंसर क्या होगा? महाराणा कुंभा हो जाएगा। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं होता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो आप 2-3 बार आप गुजरेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। Among the following, the Supreme Court judges was in news in 2022 for recusing himself from hearing a plea against the ED chief's tenure extension. निम्नलिखित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से कौन 2022 में ईडी प्रमुख की कार्यकाल विस्तार के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करने के लिए न्यूज में थे? जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस एसके कौल या फिर जस्टिस मुकेश शाह। तो कौन थे आपके न्यूज में? जस्टिस एसके कौल इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के न्यूज में थे। ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आप इनको यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। तमिलनाडु एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा किस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट में? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड कर्नाटक। तो तीनों में प्रदेश है, आप तो कंफ्यूज होंगे। और ये बेसिकली आपका ये तमिलनाडु फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, क्लियर। और ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है दिगारू मिसमी ट्राइब के द्वारा। तमिलनाडु इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बोल सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है लोहित डिस्ट्रिक्ट दिगरू मिसमी ट्राइब के द्वारा। आप इनको यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। एज पर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या था? 822 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 282 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर या फिर 328 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो कितना देखने को मिला था? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2011 जो आपका सेंसस हुआ था इंडिया का, ये 15वें नंबर का इंडियन सेंसस था। ये भी आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज इसमें देखने को मिला था पॉपुलेशन में 1.21 बिलियन, डिकेडल ग्रोथ याद रखिएगा 17.7%, क्लियर। और ये एडल्ट लिटरेसी रेट इंक्रीज बोल सकते हैं 74.04%। और उसके साथ साथ ये मोटो आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो आपका 2011 सेंसस का जो आपका ये हुआ था ना, इसका मोटो क्या था? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर। काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वायसराय जो आपको नाम बताना है कि इनमें से किस पद पर वायसराय का काफी इंटरेस्ट था जो है प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को लेकर के।
लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एलनबरो, या फिर बोल सकते हैं कि लॉर्ड लिटन। तो काफी इंटरेस्ट था लॉर्ड कर्जन को, तो ऑप्शन सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं पॉइंट शुरू में ही डिस्कस किया हूँ। ऑप्शन सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। इनका ड्यूरेशन देखने को मिला था 1842 से लेकर के 1844 तक। अनेक्शन ऑफ सिंध, सिंध का विलय 1843 में हुआ था, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और ये आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है कि जो आपका जो सिंध का विलय जो होता है किसके जो है वो ड्यूरेशन में देखने को मिला था। लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में हुआ था, ये भी आपका पर्टिकुलर ईयर भी पूछा जाता है। और वॉर विथ ग्वालियर, ये भी आपका 1843 में देखने को मिला था। क्लियर। और ये लॉर्ड ऑकलैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिए, इनका ड्यूरेशन 1836 से 1842। और ये फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था 1838 से 42 इनके ड्यूरेशन में। और ये डेथ ऑफ रणजीत सिंह 1839 में हुआ था, इन्हीं के ड्यूरेशन में। और ये लॉर्ड लिटन के बारे में याद रखिए, 1876 से 1880 के बीच में इनका ड्यूरेशन रहा है। फेमाइन ऑफ 1876 टू 78, जो बोल सकते हैं कि इसका प्रभाव देखने को मिला था मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। अपॉइंटमेंट ऑफ फेमाइन कमीशन हुआ था जो है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचर्ड ट्रेसी 1878 में, इन्हीं के ड्यूरेशन में हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। क्लियर। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 में जो क्वीन विक्टोरिया अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ कैसरे हिंद और क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया, तो ये बेसिकली इन्हीं के ड्यूरेशन में देखने को मिला था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था और इनके द्वारा लाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आर्म्स एक्ट जो आपके एग्जाम्स में कई बार ये भी पूछा जा चुका है, इन्हीं के द्वारा लाया गया था 1878 में। सेकेंड अफगान वॉर हुआ था 1878 से लेकर के 80 तक, इन्हीं के ड्यूरेशन में देखने को मिला था। आप इनको यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है कि जो आपका ये 30 जनवरी 2022 तक 7600 करोड़ रुपए के उस स्तर को छूने के साथ भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया। कौन? चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, या फिर मुंबई इंडियंस, या फिर दिल्ली कैपिटल्स। तो अगर आप लोग आईपीएल देखते होंगे तो इसका तो आंसर आप लोग को पता होगा, क्या होगा इसका आंसर? चेन्नई सुपर किंग्स। क्लियर। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। और आप इनको देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी जी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा सतर्क होकर के इसका आंसर करना है। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, देन मैं इसका आंसर बताऊंगा। पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर मैं आपको एनालिसिस करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड हो गए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है अकॉर्डिंग टू जुडिशियल रिव्यू। क्लियर। तो भारत में न्यायिक समीक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका ये सही है? जो बेसिकली आपका जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, जो कानून की अदालतों के पास संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में विधायी और साथ ही अन्य सरकारी कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करने की उसमें पावर जो है, शक्ति आप बोल सकते हैं कि वो इसमें है। क्लियर। और उसके साथ साथ ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत भाग 3 में, ये तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि पार्ट 3 में फंडामेंटल जो है वो राइट देखने को मिलता है। और ये न्यायिक समीक्षा की अनिवार्यता का वर्णन किया गया है। उसके साथ साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों पर महत्वपूर्ण रूप से निहित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अगर मैं आपसे कहूँ, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी रीड कर दूं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के पेरेंट्स को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। So judicial review means that the courts of law have the power of testing the validity of legislative as well as other governmental action with reference to the provisions of the constitution। ये तो स्टेटमेंट पढ़ के ही आप सही आंसर करो, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग ही यही होता है कि मान लीजिए कोई आपका लॉ जो है वो बेसिकली आपका ये फ्रेम कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, तो जुडिशरी उसको क्या कर सकती है? अगर जुडिशरी को लग रहा है कि ये आपका करेक्ट नहीं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस पर वो रिव्यू कर सकती है। तो ये बेसिकली उसी को बताया गया है कि जुडिशरी आपका ये रिव्यू का मीनिंग क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट आपका ये फर्स्ट करेक्ट है। लेकिन ये आपका अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपल्सन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ वाज डिस्क्राइब्ड इन द फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3, ये स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, सॉरी ये आपका इनकरेक्ट है। क्लियर। क्योंकि आपका ये आर्टिकल 23 में ऐसा कोई पॉइंट मेंशन नहीं है। और ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज सिग्निफिकेंटली
वेस्टेड अपॉन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यस, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है वो वेस्टेड है हाई कोर्ट्स और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। क्लियर, तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका बी इनकरेक्ट है, तो बी इनकरेक्ट है तो ये नहीं होगा, उसके साथ साथ ये भी नहीं होगा, उसके साथ साथ आपका ए भी नहीं होगा, बचा क्या आपका ए एंड सी। ए एंड सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन फोर्थ आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करें तो आपका ये डन किया जाता है हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू जो आपका ये कोर्ट बोल सकते हैं कि डिलीगेट करते हैं अंडर द आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 227। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बोल सकते हैं कि ये पावर है जुडिशियल रिव्यू का हाई कोर्ट का। क्लियर, और ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत पावर मिला हुआ है हाई कोर्ट को, तो इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल को याद रखिएगा। उसके साथ साथ जो है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 136 अगर बारे में बात करें, जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट को इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत देखने को मिलता है। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 136 ऐसा कोई पॉइंट 23 में मेंशन है जुडिशियल रिव्यू को लेकर, इसलिए आपका जो स्टेटमेंट जो पूछा गया था वो आपका इनकरेक्ट था। क्लियर, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें से कौन सा चेंज आपका फिजिकल चेंज नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, या फिर कंबस्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। तो इसमें से कौन आपका ये फिजिकल चेंज नहीं है? बहुत ही सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर करना। फिजिकल चेंज क्या होता है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। फिजिकल चेंज बेसिकली आपके रिवर्सिबल होते हैं, मोस्टली फिजिकल चेंज आपके रिवर्सिबल होते हैं। उसके साथ साथ फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। क्लियर, तो ये जो आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये भी एक प्रकार का ये फिजिकल चेंज है। कोई आपका ये नए टाइप का सब्सटेंस का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। बॉयल ही तो कर रहा है आपका ये वाटर, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसके बाद से मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सारे के सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इस तरीके से भी आप कोरिलेट कर लीजिएगा कि आपका ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। क्लियर, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ये फिजिकल चेंज है लेकिन पूछा नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। मेल्टिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये बेसिकली आइस जो है वो किस में मेल्ट कर रहा है, आपका ये वाटर में मेल्ट कर रहा है, तो ये भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज ही होता है। क्लियर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आपका ये वाटर है उसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो, सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हो, और ये इसमें भी बेसिकली क्या करोगे ना, जब इसको आप हीट करोगे, जब इसको आपने डिसॉल्व कर दिया है सॉल्ट में, आपने डिसॉल्व कर दिया इसको वाटर में सॉल्ट को, तो जब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे ना तो कुछ समय के बाद से आप इस सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हो, सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हो। तो यहाँ पे भी कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। क्लियर, तो ये भी प्रकार का जो है ये फिजिकल चेंज है। तो आपने 3 को एलिमिनेट कर लिया, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये कंबस्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब कभी भी बात करते हैं कंबस्शन, तो कंबस्शन आपका ये केमिकल चेंज ही होता है। हमेशा कंबस्शन अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ये कंबस्शन या फिर दहन जो है ये आपका कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है, तो उसका आंसर क्या होगा, ये केमिकल चेंज, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये फोर्थ होगा, ये बेसिकली आपका फिजिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन फोर्थ आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, और उसके साथ साथ ये आप एलपीजी का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसमें बेसिकली आपने देखा होगा एलपीजी जो हम लोग यूज करते हैं घरों में खाना बनाने के सिलेंडर, तो ये बेसिकली उसमें एक मिथाइल मरकप्टेन नाम का एक केमिकल होता है जिसकी स्मेल से हम लोग को पता चल जाता है कि हमारे किचन का गैस खुला है या फिर आपका ये बंद है। क्लियर, उस केमिकल का नाम आप याद रखिएगा, मिथाइल मरकप्टेन। क्लियर, और यहाँ पे इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी आपका जनरली मेटल्स में देखने को नहीं मिलता है, नॉट शोन बाय मेटल्स? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ये तो बहुत ही सिंपल और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है मेटल में। और ये सोनोरस इन नेचर, यस, आपने टन टनाटन देखा होगा, घंटी बजाया होगा ना अपने स्कूल में, तो उसकी आवाज मेटल को जब हम टन टन करते हैं तो उसमें सुरीली आवाज निकलती है, तो उसी को बोलते हैं सोनोरस। डलनेस, डलनेस क्या होता है, ये कोई प्रॉपर्टीज थोड़ी है मेटल का, तो ये तो नहीं होगा। और आपका पूछा वही है जो आपका प्रॉपर्टी नहीं है मेटल का, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी में बेसिकली क्या करते हैं कि मेटल को ना हम वायर में बेसिकली हम वो कन्वर्ट करते हैं डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज में। क्लियर, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। और इसके लिए आप इंपॉर्टेंट डक्टाइल मेटल याद रखिएगा, गोल्ड, गोल्ड एयू जिसका सिंबल होता है, लैटिन नेम आपका एरम होता है,
और जिसका एटॉमिक नंबर आपका 79 होता है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टीज है। मेटल्स के बारे में बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले तो कुछ मेटल्स हैं यहाँ पे जिसके नाम आपको पता होने चाहिए। कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड। लेड बेसिकली आपका प्लम्बम होता है जिसका सिंबल पीबी होता है। जिंक, ये आपके कुछ मेटल्स हैं। सारे के सारे मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जिसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है। ये आपका जो है ये लिक्विड में बेसिकली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड एग्जिस्ट करता है आपका ये मरकरी। लेकिन सारे मेटल्स आपके एक्सेप्ट मरकरी कैसे होते हैं, आपके सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्लियर, इसके साथ साथ ये जो आपके मेटल्स होते हैं प्योर स्टेट में, इनमें शाइनिंग इनका सरफेस देखने को मिलता है और इस प्रॉपर्टीज को मेटल चमकते हैं, ऐसे बोलिए। क्लियर, शाइनिंग सरफेस होता है इनका, तो मेटल चमकते हैं, इस प्रॉपर्टीज को हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। और जो भी मेटल्स होते हैं जनरली आपके हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। लेकिन आपने देखा होगा सोडियम, सोडियम को तो आप जो है वो कट कर सकते हो नाइफ से, इट मींस चाकू से इसको कट कर सकते हो। तो बहुत ही आपके जो एल्कली मेटल्स होते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इनके एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो ये आपके कैसे होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनको आप कट भी कर सकते हो चाकू की हेल्प से। और इनका लो डेंसिटीज और उसके साथ साथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स देखने को मिलता है। कुछ मेटल्स आपके जो है इनको हम बीट भी कर सकते हैं थिन शीट्स में और इस प्रॉपर्टीज को बेसिकली हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। क्लियर, मैलिएबिलिटी मींस उसको पतली चादर बना सकते हो, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर आपके मोस्ट मैलिएबल मेटल होते हैं। पतली चादर आपने देखा होगा, मेटल को आप पीट पीट करके उसको बना सकते हो थिन शीट में। क्लियर, डक्टिलिटी क्या होता है, मेटल को आप क्या कर सकते हो कि थिन वायर में उसको आप वो ड्रॉ कर सकते हो। इस प्रॉपर्टीज को बेसिकली हम डक्टिलिटी कहते हैं। आप देखिए गोल्ड की डक्टिलिटी, मोस्ट डक्टाइल मेटल है गोल्ड। आपको ये जान करके सरप्राइज होगा कि ये आपका 2 किलोमीटर लंबा वायर जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से आप क्या कर सकते हो कि बना सकते हो। कितना इसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है गोल्ड में, इसी से आप समझ सकते हो। मोस्ट आपका डक्टाइल मेटल कौन होता है, गोल्ड होता है। और ये मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी आपका ये जो बोल सकते हैं कि जो मेटल्स जो होते हैं इनको डिफरेंट शेप्स इसमें देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जो इसी प्रॉपर्टीज के बेस पे हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेते हैं, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी के प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो अभी आपके मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होता है। लेकिन गैलियम एंड सीजियम, सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, गैलियम का कितना होता है, याद है आपको? नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स में सर्च करके लिखिएगा, गैलियम, जर्मेनियम, सीजियम, इन सारे के एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। और ये इनके जो है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ जो है इनको बेसिकली आप इसको जब आप अपॉम पे रखो, हथेली पे रखोगे ना, तो ये बेसिकली मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है आपका गैलियम एंड सीजियम। इसका भी बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर एंड कॉपर, इसके बारे में याद रखिएगा। लेड एंड मरकरी, ये आपके कंपैरेटिवली बोल सकते हैं कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये वायर्स जो होता है जिनमें करंट जो होता है आपका ये फ्लो होता है, उनमें कोटिंग होता है। उस कोटिंग किस कंपाउंड का कोटिंग होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। और ये रबर लाइक आपका मेटल होता है, पीवीसी। और ये जो भी आपके मेटल्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं साउंड ऑन स्ट्रिंकिंग हार्ड सरफेस, वही टनटनावल वाली जिसको बोलते हैं सोनोरस। क्लियर, आपने देखा होगा बेल, जो आपके स्कूल का बेल होता है वो उस पे टक टक करने से क्या होता है, टन 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 की आवाज आती है। इसी प्रॉपर्टीज को सोनोरस कहते हैं। मोस्ट मेटल गिव राइज टू अ बेसिक ऑक्साइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल के ऑक्साइड्स मोस्टली बेसिक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन देखिए, जो आपका एल्युमिनियम है मेटल है, लेकिन इसका ऑक्साइड Al2O3 एम्फोटेरिक in नेचर होता है। एम्फोटेरिक मींस एसिडिक नेचर भी होगा, बेसिक नेचर भी होगा। तो इस टाइप के ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं हिंदी में। तो ये बेसिकली आपके एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। और उसके साथ साथ जिंक के भी ऑक्साइड याद रखिए, ZnO, इसका भी नेचर कैसा होता है, जिंक ऑक्साइड का भी नेचर आपका ये एम्फोटेरिक की नेचर होता है। तो दो आपके ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स आपके एम्फोटेरिक की नेचर होते हैं, जैसे कि आपका Al2O3 एल्युमिनियम के ऑक्साइड और उसके साथ साथ जिंक के ऑक्साइड ZnO। क्लियर, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। लेकिन नॉर्मली आपके मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, आपके बेसिक इन नेचर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि आपको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग अप टू विस ये किस एलिमेंट तक आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है बेसिकली आपका अप्लीकेबल है, ऑक्सीजन तक, कैल्शियम तक, कोबाल्ट तक या फिर पोटेशियम तक। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को एंजॉय किया होगा तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। ये आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है आपका ये एप्लीकेबल है, बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल था केवल और केवल कैल्शियम तक। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1866, कभी कभी आपकी गेम्स में 1865 भी दिया रहता है, उस केस में भी आप क्वेश्चंस को करेक्ट मानेंगे। क्लियर, लेकिन ये आपका एनसीईआरटी में यही डाटा मेंशन 1866। ये न्यूलैंड्स इनके द्वारा जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया गया था, और जब इन्होंने स्टार्ट किया गया था तो उस समय आपके कितने एलिमेंट्स थे, आपके 56 एलिमेंट आप कह सकते हैं कि जो है स्टार्ट किया गया था, जो लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, और ये आपका कहाँ पे खत्म हुआ था तो थोरियम, और जिसका बोल सकते हैं कि आपका 56 नंबर का एलिमेंट था आपका। ये भी स्टेटमेंट आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और इनके द्वारा ये पाया गया है कि जो भी आपके प्रत्येक 18 एलिमेंट बोल सकते हैं कि 8 एलिमेंट नॉट 18 8 एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, जो आपके बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको और क्लियर समझ में आएगा कि आपका 1 to 7 किया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद से जो 8वां एलिमेंट आएगा ना वो प्रॉपर्टीज को रिपीट करता हुआ नजर आएगा। तो ये आपका क्या होता है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स होता है। इनके द्वारा ये पाया गया था कि जो बेसिकली आपका अप टू कैल्शियम तक ये लॉ आपका जो अप्लीकेबल था। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ जिससे आपकी मेमोरी और में बूस्ट हो सके। फिर से आप पीडीएफ को देखें तो सारे पॉइंट्स आपको फिर से रिवाइज हो जाए। क्लियर, particle is moving in a circular path of radius r, the displacement after half a circle would be, एक कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गतिमान है, आधे वृत्त के बाद विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। लॉजिकली इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे तो गलत ही दोगे। कहाँ पे आप गलत करोगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मान लीजिए कोई आपका ये सर्कुलर पाथ है, और इसमें आपका ये कोई आपका एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, यहाँ से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया, और यहाँ से स्टार्ट किया, और उसके साथ साथ ये बेसिकली ये कवर कर रहा है। सबसे पहले तो इसका रेडियस आप बना लो कि ये आपका पार्टिकल का ये रेडियस हुआ। क्लियर, ये आपका रेडियस हुआ। तो यहाँ से बेसिकली आपका ये पार्टिकल जो है वो मूव करना स्टार्ट हुआ, और ये कितना कवर कर रहा है, ये बेसिकली आपका ये कर रहा है कि जो है हाफ, इस पर्टिकुलर सर्कल का हाफ। क्लियर, तो यहाँ पे आपका ये पार्टिकल आप पहुंचा, तो ये बेसिकली क्वेश्चंस को आप इस लॉजिक से सॉल्व करोगे। डिस्प्लेसमेंट मींस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मींस बेसिकली आपका ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस लॉजिक से आप क्वेश्चंस फटाफट ऐसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपने वैल्यू को पुट रखोगे 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों रखा, क्योंकि 2 पाई आर बेसिकली आपका ये जो है वो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का। तो आपने टोटल डिस्टेंस क्या माना 2 पाई आर, उसके बाद उसमें आपने जो है वो माइनस कर दिया इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कितना कवर किया है, हाफ सर्कल, तो पाई आर, और ये पाई आर से माइनस करते ही आपका आंसर आएगा पाई आर, और आप मार्क करोगे पाई आर, और इसका आंसर क्या होगा आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2 पाई आर तो वैसे भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचे इस क्वेश्चन में, तो ये बेसिकली आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, तो थोड़ा सा तो आपको लॉजिकली सोचना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका पार्टिकल है। क्लियर, यहाँ पे आपका पार्टिकल आप पहुंचा, बोल सकते हैं कि इतना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया। तो ये बेसिकली इसका रेडियस है, ये भी आपका आ रहा है, ये भी आपका आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा होगा ना। और ये आपका क्या हो गया, आर और आर, यही तो इन दोनों के बीच आपका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यही तो आपका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आर आर क्या होगा आपका, ये 2 आर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 2 आर होगा। 2 पाई आर तो किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला, जीरो तो नहीं होगा, पाई आर हो सकता है, लेकिन आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ये जो है वो आपका ये आपके हिसाब से होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 2 आर है। क्लियर, ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पीडीएफ के जरिए आप कॉन्सेप्ट को और क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का बोल सकते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ये ऑटोट्रॉप्स के लिए इनकरेक्ट है। ऑटोट्रॉप्स ये खुद से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसी को तो बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पूछा क्या है, इनकरेक्ट। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यस, ये बेसिकली स्टार्च जो होते हैं के फॉर्म में, बेसिकली स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट होता है,
और स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये कहाँ से पॉसिबल है? ये तो बेसिकली आपका पॉसिबल ही नहीं है, ये तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं पॉसिबल है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए आपका स्टेटमेंट सी जो है आपका ऑटोट्रॉप से रिलेटेड नहीं, इनकरेक्ट है। और इसका आंसर वही होगा जो आपका गलत है, क्योंकि पूछा वही है जो गलत है, तो आंसर सी तो इसका हो जाएगा। लेकिन डी की भी चर्चा कर लेते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट एट्रोपिक लेवल इन द फूड चेन, यस, ये आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो भी आपका ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और ये बेसिकली आपके ये फॉर्मेशन करते हैं फर्स्ट एट्रोपिक लेवल फूड चेन में, तो ये भी स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट है। क्लियर, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसी के साथ बोल सकते हैं कि आपका ये मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बाय 2023 का 100 वीडियोस का वीडियो नंबर 22 आपका ये कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।